दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कॉमिक्स तक। आज की कहानी का नाम है आत्महत्या। ये भोकाल सीरीज की कहानी है। नहीं तुरीन, नहीं, अपने भोकाल को इस निर्दयी संसार में अकेला छोड़कर नहीं जा सकती तू। जीवन भर अपने प्रियतम की बाहों में रहने का वचन देने के बाद तू मृत्यु की बाहों में नहीं पहुंच सकती। उठ तुरीन, उठ, अन्यथा सारे संसार को अपने आंसुओं के समुद्र में डुबोकर रख देगा तेरा भोकाल। पागल सा होता चला जा रहा था भोकाल। महर्षि गाजू बाजू ने उसे सांत्वना दी। तुरीन को उठाने का तुम्हारा प्रयास व्यर्थ है भोकाल। जिस तेज विष का तुरीन ने सेवन किया है उसका प्रभाव तो कवि का उसका प्राण हर चुका है। महर्षि, उफ, आखिर तुरीन ने ऐसा क्यों किया? क्यों? उसे तुम्हारा हत्यारा होना स्वीकार न था और न ही स्वीकार था उसे बिछुड़कर जीवित रहना। इसलिए उसके पास आत्महत्या कर लेने के सिवा दूसरा कोई चारा न था। एक तरह से तुमने महाराज विकास मोहन के साथ साथ तुरीन की भी हत्या की है भोकाल। मेरी पुत्री के हत्यारे भी तुम हो भोकाल। बिफरती हुई रानी रसिया के कहे हुए शब्द भोकाल के मस्तिष्क में घर करके रह गए। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। सचमुच मैं आपकी पुत्री का हत्यारा हूँ। मैंने उसे विष खाने के लिए विवश किया। लेकिन आप चिंता न कीजिए महारानी, सदा उसके साथ रहने का अपना वचन मैं अवश्य निभाऊंगा। उसके पास पहुँचने के लिए मैं स्वयं को समाप्त कर लूँगा। अब होने जा रहा था एक अनर्थ, और वह हो भी जाता अगर ऐन मौके पर सुल्तान ने अपने सम्मोहन का जादू न चला दिया होता तो। भोकाल, रुक जाओ, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हारे हाथ में तेज धार वाली तलवार है, इसे फेंक दो। यह तुम्हारे लिए घातक है। फेंक दो भोकाल, इसे फेंक दो। अपने सम्मोहन से मुझे भोकाल के मन में मौत का भय बिठाना होगा। सम्मोहन सम्राट का सम्मोहन जादू भला कैसे अपना प्रभाव न दिखाता। शाबाश भोकाल। भोकाल ने तलवार फेंक दी। लेकिन जब सुल्तान के सम्मोहन का असर टूटा तो चीख उठा भोकाल, हट जा सुल्तान, मुझे अपनी तुरीन से मिलने से मत रोक। तुझे अपनी मित्रता की सौगंध का भला सुल्तान मित्र कहाँ अपमान करता। भोकाल को छोड़ पीछे हट गया वह। ठीक है मित्र, मैं तुम्हें आत्महत्या करने से नहीं रोकूंगा। हंसते हंसते मर जाने दूंगा मैं तुम्हें। लेकिन बता, कायरों की तरह आत्महत्या करके क्या तू उस तुरीन का प्यार हासिल कर सकेगा जो तुझे हत्यारा समझती है? मतलब यह मेरे दोस्त की जब तुरीन ने जीते जी तुम्हें हत्यारा समझा तो उसकी आत्मा भी तुझे हत्यारा ही समझेगी। जैसे उसने तुझे इस संसार में नहीं अपनाया वैसे ही वह तुझे उस संसार में भी नहीं अपनाएगी। इसलिए कम से कम तुरीन की आत्मा तो तुझे गलत न समझे। क्या करूं मैं इसके लिए? अपने आप को निर्दोष साबित करके उस हत्यारे को दुनिया के सामने लाकर जो महाराज विकास मोहन तुरीन के बाद अब तुम्हारा भी हत्यारा बनने जा रहा है। फिर शौक से मर जाना। तुरीन की आत्मा तुझे निर्दोष देखकर बहुत प्रसन्न होगी। बाहें फैलाकर तुम्हारी आत्मा का स्वागत करेगी वो। तुम ठीक कहते हो सुल्तान, एकदम ठीक कहते हो। तभी खबरदार भोकाल, सुल्तान, भागने का प्रयास मत करना। तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। ओह सैनिक! आनन फानन में एक कच्छ सैनिकों से भर गया। सावधान, इनमें से एक भी सैनिक हम तक नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है। दूसरे ही पल चारों सैनिक पर झपट पड़े। मैं एक भयानक दैत्य हूँ, भाग जाओ वरना सबको खा जाऊंगा। चारों के उन हमलों ने बहुत से सैनिक को भागने दिया। भागो! वह अचेत होने के साथ विवश कर दिया। लेकिन फिर भी बाकी बचे रह गए कुछ। आश्चर्य, ये तो भागे ना अचेत हुए।
इनसे सावधान रहना भोकाल। ये किसी ऐसे सम्मोहन में जो ना तो इन्हें कुछ सुनने देते हैं और ना ही वार खाकर गिरने। कुछ भी हो, ये साधारण सैनिक हम चारों के सामने भला कितनी देर रुक पाएंगे। भोकाल ने उन सैनिकों को साधारण समझकर बड़ी भूल की थी। इसका पता उसे अगले ही पल चल गया। बचो। अद्भुत, आश्चर्यजनक मशाल की साधारण ज्वाला को दो सैनिकों की फूंक ने भयंकर रूप प्रदान कर दिया। इतनी भयंकर कि एक ही पल में ये एक साथ सैकड़ों मनुष्यों को जलाकर राख कर दें। ये दोनों तो और भी ज़्यादा खतरनाक निकले। उफ, बचाओ अपने आप को। भोकाल तो फुर्ती से संभलकर फर्श में उखड़े टुकड़ों से स्वयं को बचा गया, लेकिन सुल्तान, वेणु और लड़ाकी उससे न बच पाए। गर्दन तक फंस कर रह गए वो। इधर भोकाल, उफ, कमाल की शक्ति है इसके हाथ में थमे विचित्र अस्त्रों में। जिस भी वस्तु को छू लेता है वह उछलकर निशाने पर लगती है। दोनों सैनिकों के संयुक्त वार ने भोकाल की आंखों के सामने चांद तारे नचा दिए। उधर मुर्गे की तरह तुम तीनों को भून देंगे, हमें बड़ा आनंद आएगा। लेकिन उधर हो पाता कोई अनर्थ। उफ, इनके मसाल में फूंक मारने की देर है, फिर हमारा हाल सचमुच वही होगा जैसा वे चाहते हैं। उससे पहले ही इधर कड़कड़ा उठी मानो बिजलियां, आ गया मानो भूचाल, क्योंकि गूंज उठा था वह शब्द भोकाल, जो आलोप के भोकाल बनने की निशानी थी। जिसके हाथ में थमी थी वह चमत्कारी ढाल, जो शत्रु के हर जुल्म सितम को अपने सीने पर झेलने को सक्षम थी। और थी वह तलवार जो पलंकारी तलवार के नाम से प्रसिद्ध थी। खच्चाक, तुम्हारे हाथों से तुम्हारे पलंकारी अस्त्र निकल गए। तुम्हारे लिए इतना ही काफ़ी है, अब सो जाओ। चारों सैनिकों को बेहोशी के संसार दिखाई दी। भोकाल की ढाल के उस प्रचंड प्रहार ने। फिर भोकाल ने आज़ाद किया सुल्तान, वेणु और लड़ाकी को। तभी चीखी वेणु, और सेना आ रही है। उह, अब क्या होगा? उत्तर दिया लड़ाकी ने, आप दोनों भाग जाइए, इन्हें हम रोकेंगे। तुम दोनों? हाँ भोकाल भैया, वे मात्र आपके खून के प्यासे हैं, वे हमें कुछ नहीं कहेंगे। आप दोनों भागिए। सैनिकों से जितने ज़्यादा उलझेंगे उतने लक्ष्य से उतने ही ज़्यादा दूर होते चले जाओगे। वेणु ठीक कह रही है भोकाल। आओ शीघ्र ही एक सुरक्षित स्थान पर। सैनिकों ने न जाने वेणु और लड़ाकी के साथ कैसा व्यवहार किया होगा। उन्हें कुछ नहीं होगा भोकाल। तुम उनके बारे में सोचना बंद करके महारानी से एकांत में मिलने के विषय में सोचो। उनसे मिलकर अगर तुम अपनी सफाई दो तो शायद वे उस पर विश्वास कर लें। ना चाहते हुए भोकाल को सुल्तान के पीछे भागना ही पड़ा, लेकिन महारानी मुझे देखते ही बंदी बनाने का आदेश सैनिकों को दे दिया तो? ठीक है, तुम महल के बाहर खड़े रहना। पहले मैं महारानी से मिलकर उनके तेवर और विचारों को जानूंगा। शीघ्र ही महारानी के कक्ष में प्रवेश करने के लिए पिछवाड़े की खिड़की वाला यह रास्ता ही अपनाना होगा। द्वार पर तो सैनिक का पहरा होगा। भोकाल को बाहर ही खड़ा छोड़कर सुल्तान ने जो खिड़की के रास्ते महल में प्रवेश किया तो स्तंभ रह गया। ये क्या? महारानी के कक्ष का वातावरण तो बेहद रहस्यमय है। चारों तरफ डरावनी खोपड़ियाँ लटकी हुई हैं और भयानक मूर्तियाँ रखी हैं। इससे पहले भी मैं यहाँ कई बार आ चुका हूँ, पहले तो ऐसा नहीं था। ये क्या रहस्य है? और महारानी मोहिनी कहाँ है? तभी नहीं, पसीने ने बुरी तरह नहा गया सुल्तान। उफ, ये शैतान मूर्तियाँ, ये अवश्य यहाँ की रक्षक हैं, ताकि महारानी के पीछे से कोई इस कक्ष में प्रवेश न कर सके। ओह, मुझे इनसे बचना होगा, अन्यथा ये मेरे प्राण हर लेंगे।
और ये काम मुझे अपनी शारीरिक शक्ति से ही करना होगा, क्योंकि इन मूर्तियों को सम्मोहित तो मैं कर नहीं सकता। सुल्तान की कोशिश रंग लाई। एक झटके से सुल्तान से अलग होने के बाद वे शैतान मूर्तियां सुल्तान की तरफ फिर लपकी। जीवन की चाह ने सुल्तान को अपनी शक्ति सजोकर घुटने का प्रयास करने के लिए प्रेरित किया ही। वे शैतान मूर्तियां सुल्तान की तरफ फिर लपकी। ही हा हा हू हे। अब उनके हाथ में आ जाता ऐसा कहाँ था सुल्तान। वह तो छलावे की तरह उछलकर बाहर निकल गया। सुल्तान, क्या हुआ सुल्तान? भोकाल के साथ तेजी से भाग खड़ा हुआ वह। भाग भोकाल, फटाफट यहाँ से भाग। लेकिन क्यों? बाद में बताऊंगा, पहले यहाँ से सोच कर भाग कि हम जिस काम के लिए यहाँ आए थे वह पूरा हो गया है। हैं? पासे गुरु, कहीं वे भयानक मूर्तियाँ बाहर ही ना निकल आएं। कुछ न समझा भोकाल। महारानी का चरित्र निसंदेह रहस्यमय है, लेकिन ऐसा क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। मेरी समझ में कुछ भी आ रहा है, और जो मैं समझ रहा हूँ वो सही है या गलत, इसका पता करना होगा। उसी सुबह विकासनगर का बच्चा बच्चा आंखें फाड़े सड़क पर भागती उस फटेहाल स्त्री को देख रहा था, जो और कोई नहीं महारानी मोहिनी थी। क्या हुआ महारानी को? इस दशा में ये चीखती हुई भाग क्यों रही हैं? कौन पड़ा हुआ है इनके पीछे? किससे बचना चाहती हैं ये? कोई कुछ न समझ पाया। महारानी मोहिनी भागती रहीं और भागती ही रहीं। जल्द ही राजमहल में वह आप ही थी महारानी, एकदम फटेहाल वस्त्रों में, और बचाओ बचाओ पुकारती। सभी ने देखा है आपको, लगभग सारी प्रजा इसकी साक्षी है। कृपया बताने का कष्ट करेंगी महारानी जी कि आपने ऐसा क्यों किया। ये हमारा निजी मामला है सेनापति, इस विषय में हमसे कोई प्रश्न न करें। तुम जा सकते हो, और हाँ, जाते जाते द्वार बंद करके जाना, जैसी आपकी इच्छा। सकपकाया हुआ सेनापति प्रवीण कुमार कक्ष से बाहर निकल गया। इधर अंदर महारानी मोहिनी लपक कर पहुंची उस मूर्ति तक, और उसने एक झटके से तोड़ दी उसकी गर्दन। इसी के साथ हल्की सी आवाज़ के साथ एक तरफ का फर्श सरकता चला गया, और कुछ ही क्षणों बाद तहखाने में ये तो उसी दशा में पूर्ववत बंधी हुई है। फिर वह कौन थी जिससे सारी प्रजा ने फटेहाल सड़क पर भागते हुए देखा? अचानक वह बुरी तरह चीखी। ओह, कहीं वो भी तो किसी का फैलाया मायाजाल तो नहीं था। लेकिन ये किया किसने? इस नाचीज ने, जिसे सारा संसार सम्मोहन सम्राट सुल्तान के नाम से जानता है। हाँ, मुझे पहले ही शंका थी कि कुछ गड़बड़ जरूर है, और चूंकि मूर्तियों से मुठभेड़ के बाद मेरी शंका विश्वास में बदल गई, तो मैंने तुम्हारी तिलस्मी और फरेबी गड़बड़ का हल ढूंढने के लिए यह विचित्र वो चाल भरी हर वक्त कर दी जिसका ज़बरदस्त असर हुआ। तुम असली महारानी को देखने यहाँ पहुँची, और हम तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ पहुँचे। हम यानी मैं सुल्तान और मैं भोकाल। ठीक पहचाना तुमने। वैसे पहचाना तो हम तुम्हें भी गए, मायावी शक्तियों की धारक जादूगरनी माया। तुरंत ही हा हा हा, माया हूँ मैं भोकाल। मायाजाल में तुमसे मिली हार का बदला लेने आई हूँ मैं। मैंने तुम्हें तड़पा तड़पा कर और बुरी तरह अपमानित करके मौत के घाट उतारने की सोच ली थी। दोस्तों, माया के बारे में जानने के लिए चैनल कॉमिक्स तक में जाके भोकाल की कहानी मायाजाल जरूर देखें। अब आगे। इसके लिए मैं किसी अवसर की खोज में थी, और वह अवसर मुझे मिला तब जब तुमने महाराज विकास मोहन को मार डालने की धमकी दी। मैं उस समय अदृश्य रूप से उसी कक्ष में उपस्थित थी।
तुरंत ही मेरे मस्तिष्क में एक योजना कुलबुलाने लगी। मैंने अपनी माया फैलाने का निर्णय लिया, जिसके अनुसार मैंने सबसे पहले महारानी मोहिनी को बंदी बनाकर यह तहखाने में डाल दिया और उनकी जगह स्वयं महारानी बन बैठी। महारानी बन चुकने के बाद फिर अर्धरात्रि को महाराज की हत्या करना भला क्या कठिन काम था खच्चाक, और कहाँ कठिन था तुम्हें अपराधी बना देना। भोकाल ने महाराज की हत्या कर दी, पकड़ो, बंदी बनाओ उसे। मेरी वह योजना तो पूरी हो चुकी, परंतु इस बार मैं अपना जाल इतना मजबूती से बुनना चाहती थी कि तुम लाख चाहकर भी न निकल सको। इसलिए मैंने तुरीन के दिल में तुम्हारे लिए और तुम्हारे दिल में तुरीन के लिए नफरत के बीज बो दिए। भोकाल के जबड़े कस गए। तेरा जाल सचमुच मजबूती से बुना गया था दुष्ट, परंतु हमने यहाँ पहुंचकर यह प्रमाणित कर दिया कि तेरे हर जाल को हमने धज्जियाँ उड़ा दी हैं। ठीक इसी तरह हम तेरी भी धज्जियाँ उड़ाकर महारानी को वापस ले जाएंगे। माया की तरफ आगे बढ़े सुल्तान और भोकाल। तो अरे ये क्या? ओह हा हा हा, तुम माया तक इतनी आसानी से पहुंच जाओगे, ये तुमने कैसे सोच लिया? तभी पीछे से दो राक्षस उन पर टूट पड़े। धज्जियाँ कैसे उड़ती हैं, ये अब तुम्हें मेरे मायावी सैनिक बताएंगे। हा हा हा, मारो इन्हें, तब तक मारो जब तक इनकी धज्जियाँ ना उड़ जाएं। ओह, शीघ्र ही अपने को छुड़ाने के लिए मैंने कुछ ना किया तो माया का सोचा पूरा हो जाएगा, और अगर ऐसा हुआ तो धिक्कार है आलोक के भोकाल होने पर। अपनी पूरी शक्ति का प्रयोग कर भोकाल उस शिकंजे से स्वयं को आज़ाद कराने में सफल हुआ। फिर वह लपका अपनी ढाल और तलवार की तरफ। शानदार कलाबाजियाँ खाकर भोकाल ने ढाल और तलवार को उठाया। अब भोकाल ने ढाल पर रोका वह वार जो ठीक उसकी खोपड़ी पर पड़ा था। भड़ाक, और फिर तेरा हथौड़ी रूपी हाथ अब तेरे शरीर में जुड़ा नहीं रहेगा खच, और ना ही ये शिकंजा। फिर भोकाल ने सुल्तान को मुक्त किया। मेरे मित्र को छूने वाले तेरे गंदे हाथ तेरे शरीर से जुदा हो जाएं तो ही अच्छा है। अब जो दोनों पलटे तो हैरान रह गई। अरे ना यह माया है ना महारानी, कहाँ गई वह रही। ओह, वह तो महारानी को लेकर जमीन में धंसती जा रही है। हा हा हा, भोकाल चिंता न करो, महारानी को मैं इसी बंदीगृह में बंदी बदशाला में ले जा रही हूँ। महारानी को बचाना चाहते हो तो वहीं पहुँचो, और हाँ सुल्तान तुम भी वहाँ ज़रूर पहुँचना, क्योंकि तुम्हारी वे दोनों पत्नियाँ भी वहाँ मौजूद होंगी जिन्हें मेरे सैनिकों ने बंदी बना लिया था। अच्छा विदा, अब बदशाला में ही मिलेंगे। चल सुल्तान, हम महारानी बेणु और लड़ाकी को बचाने तुरंत ही पहुंचना है। वधशाला में उफ, उस दुष्टा ने महारानी बेणु और लड़ाकी को काल के द्वार पर बांध रखा है। आओ आओ महावीरों, इस वधशाला में माया तुम्हारा स्वागत करती है। उस रस्सी के जलने के बाद ही काल का यह द्वार बंद हो जाएगा और ये तीनों सदा के लिए काल के गाल में पहुंच जाएंगी। इसलिए अगर इन्हें बचाना चाहते हो तो सोचते समझने में समय मत गवाओ, आगे बढ़ो और बचा लो इन्हें। हाँ, बचाएंगे बचाएंगे हम इन्हें। भोकाल और सुल्तान आगे बढ़ ही रहे थे कि खनाक खट खटाक। हा हा हा, तुम दोनों माया के मायाजाल में फंस गए हो। इनसे अगर तुम बचकर निकल सको तो निकलो, लेकिन जल्दी, क्योंकि जितने तुम देर करोगे मृत्यु इन तीनों के उतने ही पास आती चली जाएगी। अपने आप को उन दीवारों से बाहर निकालने की सोचता भोकाल अचानक चौंका। ओह, ये क्या, चारों तरफ स्थित इन दीवारों में छोटे छोटे मोखले क्यों बन गए हैं? तुरंत ही उत्तर सामने आया। ओह नहीं, कारण घातक किरणें। उफ, भोकाल एक भारी संकट में फंस चुका था, जबकि सुल्तान इन छोटे छोटे
दर्पण वाली दीवारों में कैद करके आखिर माया मुझे किस संकट में फंसाना चाहती है, जबकि मुझे तो यहाँ चारों तरफ दर्पण ही दर्पण नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये कोई साधारण दर्पण नहीं लगते, क्योंकि इनमें मेरे पूरे शरीर की जगह सिर्फ मेरी आंखें ही आंखें दिख रही हैं। उफ, हर तरफ आंखें ही आंखें, चारों तरफ मौजूद मेरी आंखें मुझे ही घूर रही हैं। एकाएक ठाका लगाकर नाचने लगा सुल्तान। फिर ना सुल्तान के ठाके रुके, ना ही उसके कदम। हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू निकलते लगे और नाचते नाचते पाँव से खून। वह लहराकर गिर गया, लेकिन फिर भी ना उसका नाचना रुका और ना ही ठाका लगाना। सुल्तान को एकाएक क्या हो गया था। सुल्तान भी भोकाल की तरह अनोखे संकट में फंस चुका था। उफ, रस्सी आधे से अधिक जल गई। वह किसी भी पल पूरी तरह जल सकती है। और जैसे ही ऐसा हुआ, नश्तर हमारे तीनों के शरीर में धंसकर हमारी आत्मा को बाहर निकाल देंगे। हमें भोकाल और सुल्तान ही बचा सकते हैं, लेकिन तब जबकि वे स्वयं को बचाने में सफल हो जाएंगे। भोकाल, इस तरह उछल कूद करने से कुछ नहीं होगा। कोई भी किरण किसी भी पल मेरे शरीर को भेद कर निकल सकती है। इसलिए मुझे बचाने के साथ साथ इनसे निपटने का भी उपाय करना होगा। एक एक करके तलवार से इन्हें नष्ट करने की सोचना व्यर्थ है। ये तो एक साथ कई नष्ट हो तो बात बने। और इसके लिए अपनी ढाल को इस विशेष ढंग से पकड़ना होगा कि किरणें ढाल से टकराकर व्यर्थ ना हो, बल्कि दिशा बदल कर अपना काम करें। तड़ाक भड़ाक तड़ाक। यहाँ रस्सी की मात्र अंतिम लठ जलने से बाकी है। रस्सी के अंतिम लठ ने भी जलने से ज़्यादा देर नहीं लगाई। इसी के साथ मौत के भय से महारानी बेणु और लड़ाकी के कंठ से चीख निकल गई, जो दबकर रह गई उस तेज आवाज़ में जो भोकाल की ढाल के सीने से काल के द्वार के टकराने से गूंजी थी। ठहर काल, तू उन तीनों नाजुक शरीरों तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि अभी जीवित है भोकाल। उफ, सही समय पर यहाँ नहीं पहुंचता तो आपके साथ बेणु और लड़ाकी को भी खो दिया होता मैंने। भोकाल ने तीनों के बंधन खोल दिए। और फिर अब सुल्तान को देखना है। सुल्तान, उफ, इनके तो नाक और चेहरे से खून बह रहा है। ये तो स्वयं को हंसा हंसा कर समाप्त करने पर उतारू हैं। ओह, सचमुच मरना चाहता है सुल्तान, लेकिन भोकाल इसे मरने कहाँ देगा। शीशे की उन दीवारों को ढाल के प्रचंड प्रहारों से तोड़कर भोकाल ने एक प्रहार सुल्तान पर भी किया। अपने आप को संभालो सुल्तान। मस्तिष्क पर हुए उस प्रहार से मानो सोते से जागा सुल्तान। ओह, ये क्या, मुझे क्या हुआ, ये सब तुम ही बताओगे, लेकिन फ़िलहाल थोड़ा आराम कर लो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। जल्दी जब सुल्तान की हालत सामान्य हुई तो मेरी सम्मोहन विद्या ने मुझे ही प्रभाव डाल दिया था। दर्पण के टूटने से ही गायब हो गई दीवारें भी अपने जाल के समाप्त होने के साथ ही गायब हो गईं। एक बार फिर माया हमारे हाथ से निकल गई, लेकिन खुशी इस बात की है कि तुम निर्दोष साबित हुए। ये बात महारानी मोहिनी के द्वारा जल्द ही सारा संसार जान जाएगा। हाँ, लेकिन इससे लाभ क्या। मेरी तुरीन तो नहीं जान पाएगी ना, लेकिन मैं उसे बताऊंगा। इस संसार में नहीं तो उस संसार में जाकर। मैं जा रहा हूँ सुल्तान, वहाँ जहाँ मेरी तुरीन का सब पड़ा है, वहीं मैं अपने जीवन लीला भी समाप्त कर लूँगा। शीघ्र ही हम अपनी पुत्री का शव लेकर ओसाक गृह जा रहे हैं। यह वही जन्मी है, इसलिए उसका अंतिम संस्कार भी वहीं होना चाहिए। मैं आपको रोकूंगा नहीं महारानी, लेकिन कुछ पल रुकिए। मैं जीते जी अपनी तुरीन से बिछड़ना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ तुरीन। भोकाल ने अपने पेट में घोंपने के लिए तलवार उठाई। उसी पल, रुक जाओ प्रिय भोकाल। भोकाल ही नहीं,
महर्षि गाजो बाजो और रानी रसिया भी उस आवाज़ की दिशा में पलटे और हैरान रह गई। तुरीन, तुरीन, तुम जीवित हो तुरीन? रानी रसिया एक झटके से महर्षि गाजो बाजो की तरफ पलटी। महर्षि हड़बड़ा गए। महर्षि के मुंह से निकले ही ये शब्द, ये नहीं हो सकता महारानी, ये नहीं। मैंने अपने मंत्रोबल से उसे काश बनाया है, उसके शरीर पर ऐसा लेप चढ़ाया है कि कोई भी उसके जीवित होने की परख नहीं कर सकता, इसलिए यह तुरीन नहीं हो सकती। सही कहा महर्षि, मैं सचमुच तुरीन नहीं, मैं तो सुल्तान हूँ जो अपने सही शब्द कहलवाने के लिए तुरीन बना था। जब मैं माया के मायाजाल में फंसा हुआ था तब मेरे मस्तिष्क में कौंधा था कि तुरीन की आत्महत्या भी तो माया हो सकती है, जिसे आप जैसे धुरंधर महर्षि चुटकियों में फैल सकते हैं। और यह चूंकि सारा रहस्य खुल गया तो कृपया मंत्रोबल और अद्भुत प्रभाव हटाकर तुरीन को सामान्य कर दीजिए, अन्यथा आप भोकाल के तेवर को देख ही रहे हैं। भोकाल के तेवरों ने महर्षि गाजो बाजो जैसे शख्स को भी भय से कांपने के लिए मजबूर कर दिया। कोई अनर्थ हो पाता उससे पहले ही तुम्हें जो कहना है मुझसे कहो। मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे बस मेरी तुरीन वापस कर दीजिए। महर्षि गाजो बाजो ने तुरंत ही मंत्रोबल और अद्भुत लेप हटाकर तुरीन को खड़ा कर दिया। भोकाल, तुरीन, धिक्कार है मुझ पर जो मैं ऐसे सच्चे प्रेमियों को एक दूसरे से अलग करने की सोच रही थी। ये तो एक दूसरे के लिए बने हैं, इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता। इनकी शादी की तैयारी करो। मानव ब्रह्मांड के कोने कोने में फैल गई यह खबर। चलने की तैयारी करो पीकू। 3 दिन बाद हमें मेरे मित्र भोकाल के विवाह में सम्मिलित होने के लिए पृथ्वी पर पहुंचना है। भोकाल की शादी, ओए बल्ले बल्ले। भोकाल की शादी की सूचना ने जब बहुतों के दिल खुशी से झूम उठे, वहीं बहुतों के सीने में नफरत के ज्वालामुखी फूट पड़े। भोकाल, अगर तेरी शादी होगी तो मुझसे, सिर्फ मुझसे। तेरी बारात नहीं अर्थी निकलेगी भोकाल। अपने चाचा की लाश पर तुझे कभी बारात सजाने नहीं दूंगे भोकाल। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी समाप्त होती है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।